आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। भाइयों, कल 25 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन एक महाविद्वान, महान विचारक इस धरती पे अवतरित हुए थे। उनके जन्म जयंती पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे व्यक्तित्व, जिन्होंने पूरे समाज को नहीं अपितु राष्ट्र को मार्गदर्शन दिया, उनके चरणों में मैं नमन करते हुए उनके विषय में दो चार शब्द बोलने का प्रयास करता हूं। भाइयों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो इस धरा पर मानव जाति को मार्गदर्शन देने हेतु कभी कभी अवतरित होते हैं। ये अपने विचारों के माध्यम से एक शांत क्रांति लाकर व्यक्ति का ही नहीं, समाज का ही नहीं, देश का ही नहीं, अपितु राष्ट्र का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम साधारण भारतीय जैसा भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, जिनका शरीर बेहद दुबला पतला था, पर उनके व्यक्तित्व में इतनी गहराई थी, ऐसा लगता था कि पूरा समुद्र उनके व्यक्तित्व में समाया हुआ है और उनकी अनंत चेतना थी। गहरी सोच और समय पर पद चिन्ह छोड़ जाने की अदम्य क्षमता, ऐसे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे महान दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर अपने प्रखर विचारों, विरुद्ध चिंतन से आने वाले समय में राजनीति ही नहीं वरन राष्ट्रनीति की भी नई परिभाषा दी। उनके सिद्धांतों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आने वाले समय में देश की नीति का निर्धारण करने वाला था। दीनदयाल उपाध्याय जी बहुआयाम व्यक्तित्व के धनी थे। इस महान चिंतक में एक कुशल चिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिक वक्ता, लेखक और संपादक, इन सभी के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते थे। पच्चीस सितंबर 1916 को मथुरा जिले के एक छोटे से गांव नंगला भान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ था। ये कहना मुश्किल है कि ये उनके जीवन की यात्रा का आरंभ हुआ था या जीवन के संघर्षों की यात्रा का। बालक दीनदयाल होश जब उन्होंने संभाला, जब ही उनके माता पिता का निधन हो गया। और दीनदयाल जी ने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक और पिलानी के बिड़ला कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की थी। इन्हें दोनों ही परीक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ।
सीकर के महाराज ने दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। फिर कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। जो विषय यहां पढ़ाए जाते थे दीनदयाल जी ने उसका मन लगाकर अध्ययन किया, लेकिन दीनदयाल जी ने यहां वो शिक्षा और दीक्षा भी ली जो इस कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते थे, जो इसके पाठ्यक्रम कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यही उनका जो संपर्क है वो बलवंत महापावदे जी से हुआ, जिनकी प्रेरणा से 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, शामिल हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। दीनदयाल जी के लिए ये समय व्यक्तिगत संघर्षों से बाहर निकलकर राष्ट्र की समग्रता का साबित हुआ। दीनदयाल जी बीए करने के बाद एमए करने के लिए आगरा चले गए। यहां पर वो नानाजी देशमुख और भावराव जुजाड़े के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। उनमें सामाजिक चेतना के प्रति अंकुर फूटने लगे। उनके मामा, जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया था, उन्हें लगने लगा था कि अब मेरा भांजा पढ़ लिख गया है तो परिवार के लिए कुछ करेगा। लेकिन दीनदयाल जी का परिवार तो बहुत विशाल था, बहुत वृद्ध था, बहुत बड़ा था, क्योंकि समस्त भारत उनका परिवार था। उन्होंने मान लिया था कि ये पूरा भारत मेरा परिवार है। दीनदयाल जी का लक्ष्य कुछ और ही था। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो सिविल सेवा की उन्होंने परीक्षा दी, उसमें उत्तीर्ण हो गए, क्योंकि बहुत जो उनकी बौद्धिक क्षमता थी बहुत अद्भुत थी। लेकिन उसमें उत्तीर्ण होने के बावजूद भी उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनका सिविल सर्विसेज में नंबर आने के बाद उन्होंने वहां से रिजाइन किया। पहला आप सभी जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे दीनदयाल उपाध्याय जी। केवल देश के लिए उन्होंने वो छोड़े सिविल सर्विसेज, इन्होंने भी देश के लिए सिविल सर्विसेज को छोड़ा। उन्होंने अपने संकल्प के बारे में अपने मामा जी को पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा उन्होंने, उसकी वानगी देखिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण की जिद नजर आती है। वो पत्र जो उन्होंने लिखा वो इस प्रकार है, जब किसी मनुष्य के किसी अंग को लकवा मार जाता है तो वो चेतना शून्य हो जाता है। इसी भांति हमारे समाज को लकवा मार गया है। उसको कोई कितना ही कष्ट क्यों ही ना दे, पर उसे महसूस ही नहीं होता। हर एक को महसूस जब होता है
जब चोट उसके सर पर लगती है। ये उन्होंने अपने जो खत है वो अपने मामा जी को लिख रहे हैं। लिखा था, हमारे पतन का कारण हमारे संगठन की कमी ही है, बाकी बुराइयां शिक्षा आदि ये तो पतित अवस्था के लक्षण मात्र रही हैं। इसलिए संगठन करना ही संघ का ध्येय है, इसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं करना चाहता। परमात्मा ने हम लोगों को सामर्थ्य बनाया है। क्या हम अपने में से एक भी देश के लिए नहीं दे सकते? आपने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर सब प्रकार से योग्य बनाया। क्या आप मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते? जिस समाज के हम उतने ही ऋणी हैं। यह तो एक प्रकार का त्याग भी नहीं है, यह तो एक प्रकार का विनियोग के समान है। समाज रूपी भूमि को हमें खाद देना है। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश स्वतंत्र हो चुका था, पर समाज संगठित नहीं हुआ। देश में कई विसंगतियां पैदा हुई, उनमें सत्ता का लोभ नहीं, समाज में वैकल्पिक विचारधारा की स्थापना का दृढ़ निश्चय था। इस उद्देश्य के लिए वो जी जान से जुट गए। दीनदयाल जी के अनुसार भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा था, उसका मूल कारण था कि इसके राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा हो रही है। आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का जो समाज की ऊपर की जो सीढ़ी पर हैं लोग, जो पहुंचे हुए हैं व्यक्ति, उनका मजबूत होना नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर, निम्न स्तर पर हमें लोगों को सशक्त बनाने से जब ये समाज संगठित होगा। अनेकता में एकता और विभिन्नताओं में अनेकता में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। अब दीनदयाल जी की भूमिका बदल चुकी थी। अब चुनौती थी राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, जिसके लिए उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशित किया, पत्रिका प्रकाशित की, और यहां से राष्ट्र धर्म नामक पत्रिका प्रकाशन जब आरंभ हुआ तो उन्होंने वितरण करना उसको शुरू कर दिया। उसमें वो अपने विचारों का, पूरे विचारों को, देश की उन्नति के मार्ग को, कैसे जो नीचे स्तर के लोग हैं उनका उत्थान कैसे हो, वो यानी कहने का अर्थ है अपने महान विचार, प्रखर विचारों का सारा जो भी उन्हें बताना होता था उसमें प्रकाशित करते थे। इसके अलावा उन्होंने पांचजन्य व स्वदेश के संपादन में भी सहयोग किया। अपने सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी और सरलता मानो एक किदवंती बन गई थी। उनकी वैचारिक दृष्टि में, आचार व्यवहार में भी कार्यकर्ता उनसे बहुत कुछ सीखते थे।
गंभीर से गंभीर समस्या को वो एक बहुत सरल तरीके से हल कर दिया करते थे। उनकी इसी विशेषता के कारण उन्हें राजनीति का दायित्व दिया गया। 1951 के ऐतिहासिक दिन उनको दायित्व दिया गया। दीनदयाल जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सभा का सफल आयोजन किया। इसी सभा में देश में नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके एक माह बाद 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय जो सम्मेलन उसकी अध्यक्षता की। क्रम चलता रहा। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के अध्यक्ष बने। दीनदयाल जी के अद्भुत संगठन को संचालित करने की क्षमता को देखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह कहा था कि यदि भारत को दो दीनदयाल मिल जाते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही एक भिन्न होता। 1968 में उन्होंने जनसंघ की सदस्यता मतलब अध्यक्षता का भार तब संभाला जब उन्होंने संगठन को पूर्ण रूप से उनके अनुसार मजबूत हो गया था। उनका राजनीति पर कम विश्वास था, संगठन पर ज्यादा विश्वास था। वो कहते थे कि यदि संगठन मजबूत है तो राजनीति एक बहुत आसान चीज है, और यदि संगठन कमजोर है तो राजनीति करना बहुत मुश्किल है। उनका जोर हमेशा संगठन पर ही रहा और संगठन बनाने की उनकी क्षमता बहुत अद्भुत थी। ऐसी क्षमता उनके बाद किसी भी नेता में नहीं देखी गई, क्योंकि वो दौर जो था वो ऐसा समय था जब इधर उधर लोग भाग रहे थे, जब उनको ये पता नहीं था कि हम इधर जाएं उधर जाएं। आजादी के बाद का समय, उस समय उन्होंने लोगों को एकत्रित करके संगठन बनाया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करके जनसंघ की स्थापना की, और जनसंघ का अध्यक्ष तब बने जब उन्हें पूर्ण रूपेण ये विश्वास हो गया अपने अनुसार, क्योंकि उनकी एक अपनी संगठन को लेकर एक परिभाषा थी। जब वो परिभाषा उन्होंने देखी कि मेरी परिभाषा आज संपूर्ण है, जब उन्होंने अध्यक्षता का भार संभाला। तो भाइयों, ऐसे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वो गए नहीं है कहीं, क्योंकि उनके विचार आज भी निरंतर एक बीज से वट वृक्ष बन चुके हैं और भी वृद्ध होते जा रहे हैं और भी फैलते जा रहे हैं। ऐसे महान विचारक, प्रखर वक्ता, मतलब कोई ऐसी उनके अंदर प्रतिभा बची नहीं थी जो एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। बहुरंगी व्यक्तित्व। तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर मैं उनके चरणों में नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि नमन, कोटि नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम।